आज की कहानी आज से तकरीबन 40 साल पहले देवगढ़ में घटी थी। वो जमाना जो कि पुराना जमाना कहलाता था। उस जमाने में अस्पताल के लिए लोगों को घंटों का सफर तय करके शहर जाना पड़ता था। ऐसे में देवगढ़ में दाखिल हुए डॉक्टर शैलेश, जो चिकित्सक विज्ञान को इतना बेहतर जानते थे कि वो दावा करते थे कि वो मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कहानी को एकदम शुरुआत से। 40 साल पहले एक छोटे से खंडहर के इलाके को पुनः निर्माण करके एक छोटे से अस्पताल के तौर पर बनाया गया। डॉक्टर शैलेश एकमात्र ऐसे चिकित्सक थे जो उस गांव में रहते थे। खैर, कोई भी आज तक ये नहीं जान पाया था कि वो गांव में किस जगह रहते थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी उनके घर को नहीं देखा था। हर किसी ने उन्हें अस्पताल में ही देखा था। 3 मई 1982 को उसी गांव का रहने वाला विमलेश अपने बूढ़े बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंचा। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाते जाते ही उसके पिताजी की नर्व्स ने जवाब दे दिया था। विमलेश फूट फूट कर रोने लगा और उसके उदासी को देखते हुए डॉक्टर शैलेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, "ये मेरा अस्पताल है। यहां मरे हुए भी जी उठते हैं। तुम मुझे थोड़ा समय दो। तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाएंगे।" तकरीबन 25 मिनट के लगातार इलाज के बाद विमलेश के बूढ़े बाबूजी बिना किसी सहारे के ऑपरेशन थिएटर से बाहर अपने आप चलते हुए आ गए। विमलेश को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उनके बाबूजी को फिर से जिंदा कर दिया है। "पिताजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं।" विमलेश के बाबूजी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अस्पताल से निकल गए। उसके बाबूजी बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह सीधा चलते जा रहे थे। विमलेश को अपने बाबूजी का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। यही बात उसने डॉक्टर से पूछी। "अरे डॉक्टर साहब, ये मेरे बाबूजी ठीक तो हो गए हैं, लेकिन ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं?" "विमलेश बाबू, तुम्हारे पिताजी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। थोड़ा तो समय लगेगा पहले जैसा होने में।" ये खबर अब पूरे गांव में फैल गई कि डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से कोई भी मरा हुआ नहीं लौटता। मरे हुए इंसान भी जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद 2 और पेशेंट्स आए जिन्हें मरे 1 दिन से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन अस्पताल से लौटे तब वो जिंदा थे। लेकिन अगर ऐसा हो सकता तब दुनिया में भगवान की जरूरत ही नहीं होती। अब उस डॉक्टर के खतरनाक सच से सबको सामना करना था। वो मरीज जो डॉक्टर शैलेश के अस्पताल से मरने के बाद जिंदा लौटते थे, उन सब में एक चीज नोटिस की गई। उन सब के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज गायब हो जाती। उनके पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता। वो शख्स अब न तो किसी से बात करता, न खाना खाता, न पानी पीता, फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता। चाहे उसे सेका हुआ लोहा भी जिस्म पर लगा दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये सब महज एक जिंदा लाश साबित हो रहे थे। इनके जीने और मरने में कोई अंतर नहीं था। सरपंच के घर 2-3 लोगों की आपस में मीटिंग हुई, जहां सब ने आपस में ये तय किया कि अगली बार जब भी कोई मरा हुआ पेशेंट उस अस्पताल के अंदर जाएगा, तो हम सब अंदर से छुपकर देखेंगे कि वो डॉक्टर ऐसा क्या करता है। 3 दिन बाद एक आदमी की मौत हुई और वो था विमलेश, जिसने इस घटना को और दहलाकर रख दिया। दरअसल उसकी मौत का कारण थे उसके पिता। उन्होंने विमलेश को न जाने कब और कैसे मारा कि विमलेश की बड़ी भयानक मौत हुई। उसकी लाश लिए 2 लोग अंदर अस्पताल में गए और अस्पताल में जाते ही डॉक्टर शैलेश ने उन्हें बाहर रोक लिया और कहा कि अंदर हम इसका इलाज करके जल्द बाहर भेज देंगे। उधर अस्पताल के उस ऑपरेशन थिएटर वाले खिड़की से
सरपंच और उसके दोनों दोस्त छुपकर उस डॉक्टर पर नजर रखे थे कि वो असल में करता क्या है। तभी उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर शैलेश कमरे को बंद करने के बाद एक बैताल के रूप में आ गया, जहां उसके दांत भी उसके मुंह से बाहर आ गए। उसने शैलेश की छाती को फाड़ा और उसमें से दिल निकालकर खाने लगा। वो बड़ी बेरहमी से विमलेश के दिल को खा रहा था और बाद में उसकी छाती को टांके मारकर सिल दिया। और तभी वो डॉक्टर एक मंत्र पढ़ने लगा। भूतो सती नरमिता आत्म्या मिलन कर्मठ, मौत का संदेश। तभी एक और प्रेत वहां आकर्षित हुआ और वो विमलेश के शरीर में घुस गया और विमलेश उठ खड़ा हुआ। खिड़की से झांक रहे लोगों को उस डॉक्टर के भूत के बारे में पता चल चुका था और यही कारण था कि वो दूसरी भटकती आत्मा को शरीर प्रदान करता और उनमें से दिल निकालकर खा जाता। यही कारण था कि जो लोग उस अस्पताल से जिंदा होकर लौटते, उनके सीने से दिल के धड़कने की आवाज नहीं आती, क्योंकि असल में तो दिल मौजूद ही नहीं होता। पूरे गांव को बताने से अच्छा उस सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने यह फैसला किया कि वो इस नर्क की जड़ यानी इस अस्पताल को ही जलाकर खाक कर देंगे, जिससे गांव के कई मासूम तबाह होने से बच जाएंगे। इसके बाद सरपंच और उसके दोनों दोस्तों ने उस अस्पताल के चारों तरफ मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। उस डॉक्टर की भी तेज चीखें गूंजी और कुछ ही घंटों में वो अस्पताल और डॉक्टर का भूत दोनों जलकर खाक हो गए। इसके बाद से सब कुछ ठीक तो हुआ, लेकिन वो अस्पताल श्रापित माना गया और आज भी उस अस्पताल की दीवारों पर चिड़िया तक नहीं बैठा करती। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने दो बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो?
भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोककर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे, ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त, तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ 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 हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ।
तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और सर गंजा था। वो बड़ी ही सावधानी से एक गुलाबी रंग के मिश्रण और एक हरे रंग के मिश्रण को अपने दोनों हाथों से हिला रहे थे। अब इन दो मिश्रणों के मिक्स होते ही मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा और मेरा जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। मिश्रण अच्छी तरह से हिलाने के बाद उन्होंने दोनों मिश्रणों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपने मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही उनका जला हुआ भयानक चेहरा सामने आया। डॉक्टर फ्रेडी ने दोनों रंगों के मिश्रणों को उठाया और बहुत सावधानी और धीरे से हरे मिश्रण को गुलाबी मिश्रण में डालने लगे। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण डाल रहे थे तब अचानक लैब की खिड़की खुली और डॉक्टर फ्रेडी डर गए। डरने के कारण उनका ध्यान भटका और वो हरे रंग का मिश्रण उनके दोनों हाथों पर गिर गया। वो उबलता हुआ मिश्रण हाथों पर गिरने के कारण उनकी उंगलियां जलने लगी और उंगलियों से धुआं निकलने लगा।
डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर पानी के नीचे अपनी उंगलियां धो ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की सारी चमड़ी जल गई और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। उनका पूरा हाथ चेहरे की तरह बदसूरत दिखने लगा। अरे, ये क्या हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा? इस हरे मिश्रण ने तो मेरी पूरी चमड़ी ही जला दी। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। पर अचानक उनकी नजर गुलाबी मिश्रण पर पड़ी और उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण मेरे काम आ जाए तो शायद मेरा हाथ ठीक हो सकता है। मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी ने अपने कांपती हुए उंगलियों से गुलाबी मिश्रण को उठाया और अपने हाथों पर डाल दिया। उनकी जली हुई उंगलियों से फिर से धुआं निकलने लगा, पर इस बार उन्हें जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की चमड़ी फिर से आने लगी। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं दिखेगा। पर डॉक्टर फ्रेडी ने देखा कि उनके दोनों हाथों के नाखून अब किसी चाकू की तरह लंबे, मोटे और नुकीले लग रहे थे। डॉक्टर फ्रेडी अपने नाखूनों को देखकर खुश होने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब ये नाखून ही मेरे सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। अगली रात को एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। बहुत रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। कौन है? कौन है वहां? अचानक उस आदमी को दो हाथ दिखने लगे जिनके उंगलियों पर बड़े बड़े चाकू जैसे नाखून थे। वो आदमी बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को उस आदमी की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तब उसके चेहरे पर 5 होल थे जिससे खून बह रहा था। वो होल किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे और उसी से उस आदमी की मौत हुई थी। ऑफिसर कुमार इस मर्डर की जांच कर रहे थे। क्या आसपास कोई मर्डर वेपन मिला या कोई और सुराग? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा, कहीं पर भी कोई वेपन या सुराग नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर कुमार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हत्या किस हथियार से की गई थी, क्योंकि आसपास कोई भी मर्डर वेपन नहीं था। ऑफिसर कुमार और उनकी टीम ने पूरे 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की, पर उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगा। 2 दिन बाद फिर रात को एक औरत की उसी सड़क पर हत्या की गई। ऑफिसर कुमार और उसकी टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची। ऑफिसर कुमार ने देखा कि इस औरत के चेहरे पर भी वैसे ही 5 होल थे और उनसे खून बह रहा था। पर इस बार एक बात अजीब और चौंका देने वाली थी। उस औरत के माथे पर जो होल था उसमें कुछ फंसा हुआ था। ऑफिसर कुमार ने वो चीज निकाल कर देखी और उस पर से खून साफ करके उसे ध्यान से देखने लगा। आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसी नुकीली चीज से इस औरत की हत्या हुई है। सर, ये तो किसी के नाखून की तरह दिख रहा है। पर ये किसी जानवर का नाखून नहीं लगता। ये जरूर किसी इंसान का नाखून है। पर सर, किसी आदमी का नाखून इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हमें पता लगाना होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नाखून बीच से नहीं टूटा, बल्कि उंगली से अलग हो गया है। एक काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो और इस पर जो खून है उसका डीएनए वेरीफाई करो। फिर हमारे डेटा में ये किससे मैच करता है वो देखते हैं। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब हवलदार हाथ में एक फाइल लेकर भागते हुए आया। सर,
वो नाखून किसका है वो पता चल गया। कौन है वो? सर एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनका। चलो उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवालदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी की लैब में पहुंचे। वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब पर ताला लगा हुआ था और डॉक्टर फ्रेडी वहां नहीं थे। सर लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए भाग गए। नहीं, वो भागा नहीं होगा, अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होगा और उसका मर्डर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मर्डर आज रात को ही होगा। पर कहां? उसी सड़क पर जहां पहले 2 मर्डर हुए थे। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम एक ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। किस टाइप का ट्रैप सर? सुनो, आज रात तुम उस सड़क पर खड़े रहोगे। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रेडी तुम्हें मारने आएगा, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा, ठीक है? यस सर, पर इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब। ऑफिसर कुमार और हवालदार वहां से चले गए। रात हो गई। वो हवालदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पर जाकर खड़ा हो गया और ऑफिसर कुमार थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक हवालदार को उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई चलकर उसी की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी रोशनी में आया तो हवालदार ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही है। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरे में और भी खूंखार लग रहे थे। हवालदार थोड़ा डर गया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ ऑफिसर कुमार ने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुके थे, इसीलिए वो भी हवालदार की तरफ भागा। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचे इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी ने अपने दोनों हाथों के नाखून हवालदार की छाती में घुसाए और झट से बाहर निकाले। हवालदार की छाती में 9 छेद हो गए क्योंकि डॉक्टर फ्रेडी का एक नाखून पहले ही टूट चुका था। सारे छेदों से खून बहने लगा और हवालदार नीचे गिर गया। इतने में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचा और उसने अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर फ्रेडी पर फायर किया। डॉक्टर फ्रेडी को सीने में गोली लगी और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा, उसके सारे नाखून उसकी उंगली से अलग होकर नीचे गिर गए। ऑफिसर कुमार वहीं हवालदार के बगल में खड़ा होकर फोन पर एम्बुलेंस वाले को बुला रहा था। वो भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान नहीं देखा था। डॉक्टर फ्रेडी के मरने के बाद आखिरकार मौत का वो भयानक मंजर खत्म हुआ।